डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी एक ऐसी ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सरकार ने लक्ष्य रखा है 10,000 एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन बनाने का, और इसके लिए एक योजना का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में इसी के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं और नजर डालते हैं योजना के साथ पर। किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए हमारे किसानों के समक्ष जागरूकता लाई जा रही है, और इसी संदर्भ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओस, उसके निर्माण पर भी विशेष बल दिया है। अभी देश भर में 10,000 नए एफपीओस के निर्माण पर काम चल रहा है, और इसमें से करीब करीब 5,000 बन भी चुके हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं।
ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम है। बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको बताते हैं कि किसान उत्पादक संगठन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह की प्रक्रिया आपको अपनानी होती है, और इससे जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। सरकार आपके साथ कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में, जिसे आमतौर पर एफपीओ के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए, इसकी बारीकियों को समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं, विशेष मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आईएएस ऑफिसर रितेश चौहान जी उपस्थित हैं। बता दें आपको, ये प्रबंध निदेशक हैं नेफेड में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। सबसे पहले तो चाहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि किसान उत्पादक संगठन आखिर किस तरह के संगठन है। देखिए, किसान उत्पादक संगठन जो कि पॉपुलरली एफपीओ के नाम से जाना जाता है, ये एक ऐसा कलेक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें कि जो किसान हैं या उत्पादक हैं वो एकता की शक्ति देखें और इकट्ठे हों, और सभी अपनी जैसे इनपुट की या तकनीकी सेवाएं जो उनके लिए अपने लिए भी ज़रूरी होती हैं, और साथ में जब वो मार्केट में जाएं तो एकजुट होकर इकट्ठे होकर उनसे नेगोशिएट करें, जिनको भी वो सप्लाई करें। तो इस मकसद से भारत सरकार ने एक योजना बनाई, और इस योजना के चलते 10,000 एफपीओज बनाने का हमारा एक टारगेट है। जी, तो 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, और उद्देश्य यही है कि हमारे किसानों को समझाया जा सके, उनमें जागरूकता लाई जा सके कि एकता में ही बल है। जितनी समस्याएं आती हैं, अगर अकेला किसान बाजार में जाता है या फिर कोई भी कार्य करता है, अगर गुट में जाते हैं, गठन बनाकर जाते हैं, तो नहीं आती हैं समस्याएं। इससे किस तरह के फायदे मिल सकते हैं और किसानों को क्या कहेंगे, इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, जब किसान एकजुट होकर समूह बनाते हैं जी, तो एक तो जितनी भी उनको सुविधाएं मिलनी हैं, चाहे वो इनपुट के लिए उनको खाद मिलनी है, उर्वरक हैं, या किसी भी तरह की मशीनरी की उनको ज़रूरत है, या किसी भी तरह के बीज भंडारण की सुविधा की उनको ज़रूरत है, तो वो एक उनके पूरे ग्रुप को दी जा सकती है, बजाय कि किसी एक किसान की। हो सकता है कि इतनी आर्थिक क्षमता ना हो कि वो इन सारी सुविधाओं को ले सकें। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फ़ायदा एफपीओ बनाने से ये होता है कि किसान एक समूह के तौर पर अपने जो उत्पाद हैं उनके बारे में नेगोशिएशन जो मार्केट में करनी है, तो उसकी भी वो बड़े अच्छे से एक समूह के तौर, सामूहिक तौर पे करते हैं। तो उनको अपने उत्पादों के लिए, अपनी फसल के लिए जो पैसे मिलने हैं, वो भी दाम भी जो है वो बेहतर मिलता है। तो इससे दोहरा फ़ायदा रहता है। एक तो इनपुट जो आप लगा रहे हैं उसका दाम बेहतर मिलता है, और दूसरी तरफ जब आप उसको बेचने जाते हैं अपने उत्पाद को, तो उसका भी दाम बेहतर मिलता है। बिल्कुल, तो लागत में कमी और मुनाफे में वृद्धि यहाँ पर हो जाती है, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं। आप नेफेड के प्रबंध निदेशक हैं, नेफेड से जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि नेफेड के माध्यम से अभी तक कितने एफपीओ का निर्माण हुआ है। देखिए, नेफेड जब से नेफेड का गठन हुआ है जी, तो हमारा ये प्रयास रहा है कि हम अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। जी, और इसी प्रयास को देखते हुए नेफेड ने सबसे पहले लीड लेते हुए इस योजना में अपनी हामी भरी, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि लगभग 850 से ऊपर एफपीओस, हमें लगभग 1100 कुछ का टारगेट दिया गया है, जी, जिसमें से हम ऑलरेडी 850 से ऊपर एफपीओस का गठन कर चुके हैं।
और इससे लगभग 1.5 लाख के आसपास किसान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो जगह जगह पे हमारी ये कोशिश रही है, नेफेड किसानों को, क्योंकि हम मार्केटिंग की संस्था हैं, तो हम किसानों को मार्केट के साथ जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये भी है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो एक और स्कीम है भारत सरकार की, उसको देखते हुए हम FPOs के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में उतारें। तो काफ़ी मुझे खुशी है कि किसान अच्छे से हमारे से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, आंकड़े ही साफ बता रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं। 850 से भी ज़्यादा FPO का निर्माण हुआ है। तो साफ तौर पर ये जाहिर होता है हमारे किसान जागरूक हो रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के प्रति और जुड़ भी रहे हैं। नेफेड की भूमिका क्या रहती है, किस तरह से किसानों को एकजुट किया जा रहा है? ये आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा। तो जब FPO बनता है तो लोगों के मन में संशय रहता है कि FPO बनता कैसे है और क्यों बनाया जाता है। तो बनाने के लिए एक प्रोसेस रहती है कि एक तो किसान अपना कुछ अंशदान FPO के गठन में देते हैं, लगभग 2000 रुपये या कुछ इस तरह से अंशदान बनता है। जब ये किसान अपना अंशदान डालते हैं तो वो अपने आप में ही अपना एक निदेशक मंडल, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, उसका एक गठन किया जाता है जी। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक CEO, कोई प्रोफेशनल किसी को लगाया जाता है। इससे हमारी कोशिश ये है कि एक तो उनकी कार्य प्रणाली में प्रोफेशनलिज्म बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बच्चे BSc या इस तरह की MBAs वगैरह करके बैठे हैं, वो लोग वो बच्चे भी क्या बोलते हैं, किसान और खेत की ओर बढ़ें और कृषि क्षेत्र की ओर जाएं। तो ये एक गठन के बाद वो एक कंपनी के तौर पे या फिर कोऑपरेटिव के तौर पे भी कार्य कर सकता है। तो इन दोनों ही तरह से क्या बोलते हैं, नाफेड जो है वो उनकी मदद करता है। बिल्कुल, तो देखिए हम कह सकते हैं कि नेफेड की भूमिका बहुत ही अग्रसर है, न केवल किसानों को बल्कि देश के युवाओं को भी इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए कई कठिन प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। अभी तक 850 तो नेफेड द्वारा ही यहाँ पर निर्मित किए गए हैं। किसानों के जिंदगी में, कृषि के क्षेत्र में इन लक्ष्य प्राप्ति के सफर में किस तरह का बदलाव आ रहा है? देखिए, बहुत सारे किसान तो जैसा मैंने कहा कि उनको जो सामान चाहिए होता है, सामग्री चाहिए होती है कृषि के लिए, उसमें उनको एक तो प्राइसेस डाउन आती हैं, लेकिन साथ के साथ क्योंकि ये एक बड़े संगठन होते हैं तो इनकी ट्रेनिंग भी हम अलग से करवाते हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, CBBOs जिनको कहा जाता है, वो हमने लगभग 100 के आसपास ऐसी CBBOs का भी चयन किया है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फील्ड में जाके किसानों को ट्रेनिंग भी देती है और कैसे ये FPO के स्ट्रक्चर को चलाना है उस बारे में भी पूरा ये ज्ञान देते हैं। ना केवल ये, लेकिन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जैसे मधुमक्खी पालन या मशरूम का उत्पादन या ODOP का जैसे मैंने जिक्र किया, वो भी दी जाती हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि जो अभी सरकार की एक और बहुत बड़ी योजना, जो जैसे अमेज़ॉन और ई-कॉमर्स में ONDC जो प्लेटफॉर्म बना है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, उसमें भी आपको जान के खुशी होगी कि हमारे FPOs के प्रोडक्ट्स, चाहे वो शहद हैं, चाहे वो मशरूम हैं, चाहे वो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, वो लगने शुरू हो गए हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से भी अब वो बिकने शुरू हो गए हैं। तो किसान को हम खेत से लेकर बिल्कुल डिजिटल प्लेटफॉर्म तक इंटीग्रेशन हम उनकी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर किसानों की उन्नति के लिए ही हर कदम उठाया जा रहा है और जैसे आप बयां कर रहे हैं, साफ तौर पर जाहिर भी हो रहा है कि किसानों की जीवन में बदलाव आ रहा है, कृषि क्षेत्र में भी विकास यहाँ पर हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, हमारे किसानों के मन में ये भी रहता है, जैसे आपने कहा कि ये संगठन काम कैसे करता है, कैसे जुड़ सकते हैं। एक किसान उत्पादक संगठन बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उसे सफल बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए किस तरह के प्रयास होते हैं? जैसा मैंने कहा कि इनिशियल जब से उनका गठन किया जाता है तब से हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और जो ये CBBOs हैं, इनकी जिम्मेदारी रहती है कि वो डे टू डे जो उनकी फंक्शनिंग है उसमें भी उनका हाथ बढ़ाएं। साथ ही साथ भारत सरकार ने ये कोशिश करी है कि जितनी भी हमारी स्कीमें हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर की स्कीम है, उन सभी स्कीमों में FPOs के लिए स्पेशल प्रावधान किए जा रहे हैं।
जैसे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपने सुना होगा, जो 1 लाख करोड़ का एक फंड कोविड के दौरान भारत सरकार ने अनाउंस किया था। उसमें भी एफपीओज के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स लेने की जो है वो प्रबंध किया गया है। इसी प्रकार से जितनी भी हम स्कीमें लेके जाते हैं उन सब के फंडिंग जो है वो साथ के एफपीओज के साथ जोड़ी जा रही हैं और लॉन्ग टर्म लंबी समय के लिए उन लोगों को सशक्त किया जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सशक्त किया जा रहा है। महिलाओं का क्या स्तर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला किसान और महिलाएं कृषि क्षेत्र में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि महिला किसान कंधे से कंधा मिलाकर हमारे पुरुष भाइयों के साथ चलती हैं और सामूहिकरण में जो एसएचजी की मूवमेंट रही है पूरी कंट्री में, उसमें आपको विदित ही होगा कि महिलाएं शायद पुरुषों से 2 कदम आगे ही चली हैं। तो ऐसा ही हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है और महिलाओं की भी जो भागीदारी है वो इस एफपीओ अभियान में बहुत ही बढ़ चढ़ के सामने आई है और हमारी तरफ से भी कोशिश रहती है कि ऐसी गतिविधियां जो महिलाएं आराम से कर सकें उनको, उनके बारे में भी ट्रेनिंग और उनको भी साथ में इसमें लाया जाए। बिल्कुल, तो महिला सशक्तिकरण में भी एफपीओ एक अहम भूमिका निभा ही रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तो हमने देखा ही था महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर और कदम बढ़ाने हैं तो एफपीओ से भी हमारी महिलाएं जुड़ सकती हैं। आपसे जानना चाहेंगे, हमारे देश में प्रसंस्करण को लेकर कई जो संबंधित व्यवसाय हैं उन्हें लेकर के भी यहाँ पर प्रोत्साहन लाया जाता है कि हमारे किसान केवल खेती बाड़ी तक ही सीमित ना रहें और भी जो क्षेत्र हैं उनको भी अपनाएं, साथ ही साथ मशीनीकरण को भी अपनाएं। तो एफपीओ के माध्यम से इस पूरे विस्तृत क्षेत्र से अगर जुड़ना है तो ये कितना संभव हो सकता है? देखिए, जैसा कि भारत सरकार की मंशा है कि ग्रामीण इलाकों में ऐसी गतिविधियां लाई जा सकें जो कि किसानों के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, जिसमें कि आपने जैसे मशीनीकरण की बात कही, तो एफपीओ जो हैं वो कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी खोल सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब ये है कि एक एफपीओ कुछ एक बड़ी मशीनरी ले ले जिसको बाकी सारे किसान उसका किराया देकर उसका यूज़ करें। तो कस्टम हायरिंग सेंटर के थ्रू भी ये अपना कार्य कर सकते हैं। साथ ही जैसे भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एफपीओस को हम फंडिंग कर रहे हैं ताकि किसान को अपना जो उत्पाद है उसको बहुत दूर न ले जाना पड़े भंडारण करने के लिए। तो वो लोकली ही छोटे छोटे अगर भंडार बना लें और वहाँ उसकी मैनेजमेंट करें, तो जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं तो उस समय भंडारण में रखें और जिस समय थोड़ा मार्केट अप जाता है उस समय उसको निकालें, तो उसका बहुत ही फ़ायदा रहता है। आगे चल के बीज वितरण और इस प्रकार की भी खाद वितरण की भी जो गतिविधियां हैं उसमें भी किसानों को लाने की बात है। ओडीओपी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें हर प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान भाई बहन आगे बढ़कर ओडीओपी की स्कीम का भी फ़ायदा उठा सकें। तो इस प्रकार से कोशिश ये है कि ना केवल खेती बाड़ी लेकिन उससे भी बढ़कर बाहर निकल के संबंधित व्यवसाय उसमें कार्य करें। बिल्कुल, आपने जिक्र किया नेफेड द्वारा 850 से भी ज़्यादा जो एफपीओ हैं उनका निर्माण किया गया है। लगभग 1.5 लाख किसान इससे जुड़े हैं। रोजगार कितने उत्पन्न हुए हैं? रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? एफपीओ की भूमिका क्या रहती है अलग अलग रोजगार में लोगों को जोड़ने के लिए? डेफिनेटली रोज़गार जिस भी क्षेत्र में एफपीओ बनता है वहाँ पे रोज़गार ना केवल मात्र उस क्षेत्र का बढ़ता है, लेकिन उससे जो रिलेटेड और चीज़ें हैं उसमें भी रोज़गार का उत्पन्न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भंडारण की ही बात करें तो अगर कोई एफपीओ आगे बढ़कर एआईएफ में भंडारण की कोई क्षमता विकसित करता है तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन सेक्टर और दूसरा सेक्टर भी उसके साथ साथ ही जुड़ता है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं इस बारे में और स्टडी भी करें कि एफपीओस का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है कि उस क्षेत्र की जो इकोनॉमी पे उनका इफेक्ट है उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ाई जा सके।
बिल्कुल। तो देखिए, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि क्षेत्र का विकास, हमारे किसानों का विकास, देश के युवाओं का विकास एफपीओ के माध्यम से हो सकता है। और महिलाएं तो पीछे हैं ही नहीं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हैं। तो देखिए, बहुत ही अहम जानकारियां हमारे विशेषज्ञ ने, हमारे विशेष मेहमान ने हम तक पहुंचाई हैं। एफपीओ के बारे में इतनी जागरूकता लाई है। हम उम्मीद करते हैं कि अब हमारे जो किसान हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, निश्चित तौर पर एक एफपीओ से ज़रूर जुड़ेंगे या फिर एकजुट होकर एक एफपीओ का निर्माण ज़रूर करेंगे। और अगर आपको इस ओर बढ़ना है तो नेफेड का रुख आप कर सकते हैं, आपको पूरा सहयोग ज़रूर मिलेगा। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर आपका, आपने हमें इतनी जागरूकता भरी जानकारियाँ दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सरकार आपके साथ, जिसमें आपने एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन के बारे में विस्तार से जाना। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सरकार आपके साथ @gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां पर हमारा पेज खुलेगा। आप हमारे पेज पर अपने सवाल या सुझाव कोई भी है जो कार्यक्रम के लिए, वो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल या फिर कोई सुझाव है तो वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भाइयों, गदर पार्टी आपको पर्याप्त लोग, हथियार और संसाधन मुहैया करवाएगी। इन लोगों का नेता कौन है? एक छोटा लड़का है सर। दोनों अंग्रेजों की जान लेनी है। एक बार वो फिरंगी मेरे सामने तो आए, एक एक को मार गिराऊंगा। नाम? करतार सिंह। असली क्रांति की शुरुआत अब होगी। तो दोस्तों, आगे बढ़िए और भारत के स्वराज का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की महान गाथा। रविवार प्रातः 9 बजे, रात्रि 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में प्रतिदिन शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए श्री रामचरितमानस प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इस बार के श्रेष्ठ संस्थान में हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल के सफर पर। जब पशु हो रहे थे विलुप्तता के शिकार,
तभी पशुओं को मिला NBAGR करनाल का साथ। पशुओं को मिली एक नई पहचान। पशुओं को उनकी दैहिक कोशिकाओं से पुनः स्थापित करना हुआ और आसान। तो देखना ना भूलें श्रेष्ठ संस्थान रविवार रात 8 बजे एवं पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। इस वक्त हम मौजूद हैं ओडिशा के जिला खुर्दा में। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। इस विलेज में और इस पंचायत में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पिछले कई सालों से कंडक्ट किया जा रहा है। आपकी आमदनी में कितना मुनाफा हुआ है? ज्यादा मुनाफा हुआ। ज्यादा मुनाफा। टेक्नोलॉजी आइडिया मिला है ट्रेनिंग से। प्रधानमंत्री को अशेष 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 धन्यवाद दे रहा। कार्यक्रम चौपाल चर्चा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 21 अगस्त सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।